हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में। हम पढ़ रहे थे जंतुओं में जनन, और जिसमें हमने देखा था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हम पढ़ चुके थे। अलैंगिक जनन हम पूरा पढ़ चुके थे और लैंगिक जनन में हमने देखा था नर जनन तंत्र, और नर जनन तंत्र में भी हम पहले पढ़ रहे थे प्राथमिक जनन अंग, और उसके बाद में हमें पढ़ने थे द्वितीयक जनन अंग। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक नर जनन अंगों के बारे में। तो पहला जो द्वितीयक नर जनन अंग है कौन सा है? अधिवृषण है। पहला है अधिवृषण। क्या होता है अधिवृषण? कि जो हमने पढ़ा था वृषण, वृषण कहाँ उपस्थित रहते हैं? वृषण रहते हैं वृषण कोश में उपस्थित रहते हैं। कहाँ थे ये? वृषण कोश में थे। क्यों थे? क्योंकि वृषण करते हैं शुक्राणु का निर्माण, और शुक्राणु का निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है वरना नष्ट हो जाएंगे। तो वृषण कोश का तापमान हमारे शरीर के तापमान से लगभग कितना कम था? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। तो जो वृषण है कितने होते हैं? संख्या में 1 जोड़ी होते हैं, 2 वृषण होते हैं, और वृषण के ऊपर इस प्रकार से कोमानुमा संरचना होती है जिनको बोला जाता है अधिवृषण। तो अधिवृषण भी कितने होंगे संख्या में? फिर 2 ही होते हैं। क्या कार्य करते हैं अधिवृषण? कि जैसे ही वृषण में किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु का निर्माण हुआ। शुक्राणु का निर्माण होने के बाद वृषण से शुक्राणु कहाँ पहुंचेंगे? अधिवृषण में पहुंचते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु जब आते हैं तो वहां पर अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। साथ में अधिवृषण में ही शुक्राणु परिपक्व होते हैं। तो देखिए आप कि वृषण के ऊपर स्थित होता है अधिवृषण। अधिवृषण की जो आकृति है कैसी होती है? कोमानुमा होती है, हम देख सकते हैं। सामान्यतः इसकी लंबाई कितनी होती है? सामान्यतः अधिवृषण की लंबाई मानी जाती है 6 मीटर होती है। क्या कार्य करता है अधिवृषण? कि वृषण में शुक्राणु बने, और शुक्राणु बनने के बाद कहाँ पहुंचे? अधिवृषण में पहुंचे। तो कुछ समय के लिए हम बोल सकते हैं अस्थायी रूप से शुक्राणु अधिवृषण में संग्रहित रहते हैं। जब यहाँ संग्रहित रहते हैं तो इनका क्या हो जाता है? फिर परिपक्वन हो जाता है। शुक्राणु परिपक्व होते हैं, और जैसे शुक्राणु परिपक्व होते हैं इन्हें आगे की तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो पहला द्वितीयक अंग कौन सा है? अधिवृषण। पहला प्राथमिक मुख्य जनन अंग कौन सा था? तो पहला था वृषण था, उसके बाद वृषण कोश हमने देखा था। तो अधिवृषण के बाद में शुक्राणु गति करेंगे किसके द्वारा? शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणु को आगे पहुंचाया जाएगा। इसमें एक गति होती है, इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, जिसका नाम है क्रमानुकुंचन गति। तो हमसे पूछा जाए कि वाहिनी मतलब ले जाने वाली, किसको ले जाने वाली? शुक्राणु को लेकर जाने वाली। तो शुक्रवाहिनी में कौन सी गति होती है? क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके द्वारा शुक्राणु स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो कितनी होती है संख्या में? 1 जोड़ी होती है, और सामान्यतः इसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, शुक्रवाहिनी में शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा आगे पहुंचाए जाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ये जाते हैं शुक्राशय में। और हमें एक बात याद रखनी है कि जो नर जनन तंत्र है इसमें ग्रंथियां कितनी होती है? तो इसमें ग्रंथियां 3 होती है। कौन कौन सी? पहली ग्रंथि है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी के द्वारा सबसे पहले शुक्राणु कहाँ आएंगे? शुक्राशय में आएंगे। शुक्राशय के बाद हमारे पास जो दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। और लास्ट में एक और ग्रंथि है जिसका नाम है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो जो पहली ग्रंथि है कौन सी है? शुक्राशय। देखिए आप शुक्राशय के बारे में, शुक्राशय संख्या में कितने होते हैं? तो शुक्राशय संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। इनकी आकृति थैले नुमा होती है, थैले के आकार की होती है, और इसके द्वारा इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है, क्या करता है शुक्राशय? तो इससे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है। कौन से रंग का? ये होता है पीले रंग का। क्षारीय माध्यम आप जानते हो जिनका पीएच कैसा होता है? पीएच 7 से लेकर 14 तक होता है ना, उसे बोलते हैं क्षारीय पदार्थ। लेकिन इसका जो ये बिल्कुल हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, जिसके पीएच लगभग होती है 7.3, लगभग 7.3 के लगभग इसकी पीएच होती है। यह क्या करता है? जो सीमेन होता है विरे का लगभग 60 से 70% भाग बनाती है। कौन? शुक्राशय। तो शुक्राशय में
वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग यहाँ पर बन जाता है। साथ में इसमें एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम होता है फ्रक्टोज शर्करा। जो ये शर्करा है ये क्या करती है, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक कोशिका है जिसका नाम क्या था, सरटोली कोशिका। ये भी क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन ये कहाँ पर थी, ये पाई जाती है वृषण में। अब आप देखो शुक्राशय, शुक्राशय में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा होती है, जो क्या करती है, शुक्राणुओं को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। और इसीलिए इस फ्रक्टोज शर्करा को क्या कहा जाता है, शुक्राणुओं का ईंधन कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो इसको फ्यूल ऑफ स्पर्म कहा जाता है। तो ये है शुक्राशय। क्या है, इसमें लगभग 60 से 70% भाग बनता है। शुक्राशय के बाद में शुक्राणु कहाँ जाएंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि में। जो प्रोस्टेट ग्रंथि हमने चित्र में भी देखी थी कि संख्या में कितनी होती है, संख्या में केवल एक ग्रंथि होती है ये, और इसका आकार कैसा होता है, सिंघाड़े के आकार की ये होती है। इससे भी एक क्षारीय पदार्थ बनता है। उसमें हमने देखा था कि पीले रंग का क्षारीय पदार्थ था, लगभग कितना प्रतिशत बन रहा था शुक्राशय में, 60 से 70% बन रहा था। इसमें भी बनता है, लेकिन ये पदार्थ कैसा होता है, सफेद रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। और इस सीमेन का कितना प्रतिशत बनाती है, वीर्य का ये 20 से 30% ये बनाती है। कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बारे में बहुत अच्छी बात है जो कि नोट करके रखनी है, याद रखनी है कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, वृद्धावस्था में एक ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि जिसका आकार बढ़ जाता है। और जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ेगा तो वृद्धावस्था में मूत्र जाने में दिक्कत होगी, मूत्र त्यागने में परेशानी होती है, तो यूरिन में दिक्कत होती है। किसकी वजह से, प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार बढ़ने की वजह से होती है। तो इसके बारे में ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद हमारे पास है काउपर या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि क्यों कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका खुद स्वयं का आकार बल्ब के समान होता है, और इसलिए इसको क्या कह देते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहते हैं। संख्या में कितनी होती है, संख्या में एक जोड़ी होती है। इसका आकार कैसा होता है, अंडानुमा होता है। इससे भी क्षारीय पदार्थ स्रवित होता है, लेकिन मात्र सीमेन का कितना प्रतिशत बनाती है, ये 5 से 10% बनाती है। तो सबसे ज्यादा सीमेन का प्रतिशत कौन बनाती है, शुक्राशय, लगभग कितना, 60 से 70% बनाती है। और प्रोस्टेट 20 से 30% बनाती है। नेक्स्ट है कि जो काउपर ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि से जो चिकना एक तरल पदार्थ स्रवित होता है, तो क्या काम करता है कि जो मूत्र मार्ग है उसकी बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन फैलने से ये रक्षा करती है। कौन, काउपर ग्रंथि से स्रावित पदार्थ। और साथ ही ये जो सेक्स या मैथुन की क्रिया को भी सुगम बनाती है, क्योंकि इससे एक चिकना पदार्थ स्रवित होता है। तो ये है अपने पास नर जनन ग्रंथियां, जिसमें हमने देखी शुक्राशय ग्रंथि पढ़ी, प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ी, और हमने काउपर ग्रंथि भी देखी। नेक्स्ट है अपने पास जो लास्ट है, हमने देखा था द्वितीयक जनन अंग, और द्वितीय जनन अंग में हमने देखा अधिवृषण पढ़ लिया, साथ में हमने शुक्रवाहिनी देखी थी, और जो शिश्न है इसको भी द्वितीयक जनन अंग में ही शामिल किया जाता है। तो इसमें देखो आप क्या होता है, शिश्न जिसे पेनिस भी कहते हैं, इसी के द्वारा सीमेन और मूत्र दोनों ही बाहर निकलते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो नर जनन अंग है उसमें मूत्र मार्ग साथ में जनन मार्ग एक ही होता है, जबकि मादा में जनन मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं। तो शिश्न के द्वारा क्या होता है, सीमेन और मूत्र दोनों ही बाहर निकलते हैं। अब हम एक शब्द बोल रहे थे सीमेन, आखिर होता क्या है सीमेन, इसके बारे में देख लेते हैं कि सीमेन जिसे वीर्य कहते हैं, इसका पीएच कितना होता है। तो सीमेन का पीएच होता है 7.3, यानी कि ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है ये। सीमेन में क्या पाए जाते हैं, तो सीमेन में शुक्राणु उपस्थित रहते हैं। शुक्राणु की कमी होना, अगर सीमेन में शुक्राणु की कमी हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और एक है कि यदि शुक्राणु की अनुपस्थिति हो जाए, बिल्कुल ही शुक्राणु उपस्थित ना हो सीमेन में, तो उसको कहा जाता है एजोस्पर्मिया, उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1 ml सीमेन में लगभग कितने शुक्राणु होते हैं, तो लगभग कितने होते हैं, 20 से लेकर 120 मिलियन तक शुक्राणु होते हैं। किसमें, ओनली 1 ml सीमेन में। और एक व्यक्ति एक बार में कितना सीमेन त्याग सकता है, तो उसकी मात्रा कितनी होती है, 2 से लेकर 4 ml तक सीमेन को त्यागा जा सकता है। तो यह है सीमेन के बारे में।
नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक शुक्राणु, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन लाई हूँ, आपको लास्ट में सभी को कमेंट करके बताना है उसका आंसर। देखिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि वृषण में कौन सी कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है? लैडिंग कोशिका, जिसे लीडिंग कोशिका कहते हैं, सर्टोली कोशिका, एपिडिडिमिस, या फिर शुक्रवाहिनी। तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।